नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि हमें प्रकृति के साथ अपनापन रखना चाहिए। अपने आप को सुंदर प्रकृति से जोड़ना चाहिए ताकि आप अपने आप से प्रकृति से अनुकूल बना सके, क्योंकि हमारे बिना प्रकृति और प्रकृति के बिना हम अधूरे हैं। इसलिए हमें प्रकृति के हर पशु पक्षी के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, नदी और पहाड़ों के साथ प्रेम का संबंध रखना चाहिए। उनसे दया सहानुभूति दिखानी चाहिए। समझा? तो चलो, इसी के आधार पर आज हम पाठ नंबर 3 प्रकृति का सानिध्य ये देखेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है काका कालेलकर। उनका जन्म 1 दिसंबर 1885 में हुआ था। वह एक प्रकृति प्रेमी थे तथा गांधीवादी विचारकों में से एक थे। तो देखो, काका कालेलकर का यह लेख प्रकृति से मनुष्य के संबंधों को प्रतिपादित करता है। उनके विचार से प्रकृति एक परिवार की तरह है जिसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ नदी, पहाड़ और मनुष्य भी सम्मिलित है। यदि प्रकृति से मनुष्य पूरी तरह विच्छिन्न हो जाए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। विकास के लिए प्रकृति का उसी हद तक प्रयोग होना चाहिए जिस हद तक स्थिति सहनीय हो। मतलब हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हमें उसकी रक्षा कर कर उसका संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति को हानि पहुँचेगी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। हमें प्रकृति को एक परिवार की तरह संभालना है। उसमें जो भी पशु पक्षी, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे होंगे उनको हमें प्यार से संभालना है, रखना है। तो देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है वह अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है तथा उसके चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं कि यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। जरा कल्पना कीजिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना? इनके दर्शन और सहवास के लिए मैं क्यों तरसता हूँ? इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है? ये विचार अथवा आशंकाएं मेरे मन में कदापि नहीं उठी, लेकिन कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे पूछा, इतना ही नहीं मेरी आलोचना भी की है। तो देखो, यह लेखक क्या बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म काल से ही मनुष्य का प्रकृति के साथ सानिध्य स्थापित हो जाता है। लेखक काका कालेलकर एक प्रकृति प्रेमी है ना? वो क्या है? एक प्रकृति प्रेमी है। तो वो बोलते हैं कि ये पेड़ पौधे, कोहरा, बर्फ, शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना है? इनका सहवास मुझे क्यों अच्छा लगता है? इनके सहवास के लिए मैं क्यों तरसता हूँ? मतलब ये ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी है ना? इसलिए उनको ऐसा हो जाता है। उनको कई व्यवहार कुशल लोगों ने उनसे पूछा भी, आप इतनी प्रकृति से कैसे जुड़े हो? कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की है। तो देखो ये जंगल, मतलब प्रकृति कितनी सुंदर बनी हुई है ना? प्रकृति बहुत सुंदर है। आपको उसे देखना है, आपको उसे जानना है। तो देखो आगे, काका साहब जैसे गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवर देखने के लिए घूमे होंगे।
जान जोखिम में डालते हैं। यह तो है कि लेकिन ज़िंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुंध का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी है। उनको क्या जवाब दूँ? मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में से ही एक प्राणी मैं भी हूँ। भूल से ही आप लोगों की सयानी यानी समझदार दुनिया में आया हूँ। इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूँ और जब असह्य होता है तब वहाँ हो आता हूँ। वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। शहरी जीवन और कृत्रिम यानी नकली दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं। अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। शहर में बालिश्त भर जमीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया है। यह तो ₹1.25 या 4 आने ब्राह्मण को देकर गोदाम का समाधान मानने जैसा हुआ। समाधान यानी समस्या का हल। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दे तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा। कुदरत यानी प्रकृति। तो देखो काका साहब कैसे मतलब विचारक पुरुष है और एक नेता है। वह अफ्रीका के जंगल में जानवर देखने के लिए जाते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ जाते हैं। इतना ही नहीं तो वहाँ वो तल्लीन हो जाते हैं और किताब भी लिखते हैं। और उनको पूछा भी, उनके 2-3 स्नेहियों ने, मतलब नज़दीक के लोगों ने पूछा भी, मतलब आप इतने प्रकृति प्रेमी कैसे हो? वो बोलते हैं कि मैं उनको जवाब कैसे दे दूँ। मैंने तो उनको कहा कि असल में इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में से ही मैं एक प्राणी हूँ। तो फिर उन्होंने उन लोगों को कहा कि मैं इस प्राणियों में से ही एक हूँ। भूल से मैं आप लोगों की सयानी यानी समझदार दुनिया में आया हूँ। मुझे तो पशु पक्षियों के बीच में रहना अच्छा लगता है, लेकिन मैं गलती से आप लोगों में आया हूँ। इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए वो तरसते हैं, असह्य हो जाते हैं। वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं, लेकिन शहरी दुनिया में हम नकली दुनिया खड़ी करके प्रकृति से बिछुड़ गए हैं। शहरी जीवन में हम नकली दुनिया खड़ी करके प्रकृति से बिछड़ गए हैं। अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। देखो हम लोग क्या करते हैं, शहर में थोड़े से ज़मीन में क्या करते हैं, कृत्रिम बगीचा लगाते हैं या घर में पेड़ पौधे रखते हैं, है ना। और 2-4 पेड़ पौधे उगाकर हम हमारे मन का समाधान करते हैं, हमारे मन को तृप्त करते हैं। लेकिन ये बात ऐसी हुई कि ₹1.25 या 4 आने ब्राह्मण को देकर गोदाम का समाधान मानने जैसा हुआ। मतलब ₹1.25 या 4 आने ब्राह्मण को देकर आपने जैसे कि गोदान किया है, ऐसा आपको लगता है। ये थोड़ी सी ज़मीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर आप अपने मन को तृप्त करते हो, है ना। लेकिन कुदरत के बीच जब हम जैसे बालक दिखाई दे तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा। लेकिन जब हम इस प्रकृति के साथ रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये प्रकृति कितनी बड़ी है और कितनी सयानी है, कितनी सुंदर है। ये जब हम प्रकृति को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो देखो कितनी सुंदर प्रकृति है ना। यह देखो सब तरह पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, पानी दिखाई दे रहा है ना। तो हमें इस प्रकृति को जानना है। हमारी प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन हमें उसे नज़दीक से देखना है, तभी हमें पता चलेगा। तो देखो किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जब एक ओर
असंख्य शिखरों के अनेक रूप और दूसरी ओर नीचे मैदान का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों के मोड़ की रेखाएं देखता हूँ, तब यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूँ। फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह की कृतार्थता को अनुभव करता हूँ। अपरिचय की भड़क मिटाने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वासपूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आंखों में आदमियत नहीं वरन आत्मीयता देखते हैं। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव बहुत कड़वा है। हम जैसे हैवानियत यानी राक्षसी प्रवृत्ति का शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे और उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करे, पशु तो पशु है और पक्षी पक्षी। लेकिन आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। तो देखो इसमें क्या बताया है कि किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जब लेखक एक ओर से दूसरी ओर पर देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कितना सुदीर्घ मैदान है। सुदीर्घ यानी सुविस्तृत, मतलब हमारी धरती कितनी बड़ी है। उसमें 2-3 नदियों के मोड़ कैसे दिखते हैं, तो सुंदर दिखते हैं। नदियाँ भी बहती है, उस धरती से नदियाँ बहती है, पेड़ पौधे दिखते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं, जानवर दिखते हैं। तो फिर लेखक को ऐसे लगता है, अरे मैं इस विशाल विश्व का एक निवासी हूँ, इस विशाल विश्व में रहने वाला एक हूँ। फिर उनको लगता है कि अरे मेरा जीवन सार्थक हो गया है ना, मैं इस विश्व में रहता हूँ इसलिए मेरा जीवन सार्थक हो गया। अपरिचय की भड़क मिटने के बाद पेड़ और उनके पत्ते उनके साथ बातें करते ऐसे उनको लगता है। पशु पक्षी भी उन्हें एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों को मालूम है मानव लोग हैं ना, उनके साथ इंसानियत की तरह नहीं रहते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति की तरह उनके साथ रहते हैं। इसलिए उनका मानव के बाबत का अनुभव बहुत कड़वा है। पक्षियों का अनुभव बहुत कड़वा है। उनको मालूम है मानव राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो उन्हें मानव से डर लगता है। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों को स्वजनद्रोह यानी अपने लोगों के साथ विद्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करे, पशु तो पशु है और पक्षी पक्षी। लेकिन आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। कुछ पाले हुए कुत्ते बोलेंगे कि हम जब इंसान के साथ रहते हैं तो हमें इंसान जैसे रहना लगता है और उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, मतलब उनके जैसे ही हरकतें हम करने लगते हैं, क्योंकि हम इंसान के बीच रहते हैं इसलिए हमें इंसान की आदत लगती है और हम भी हैवानियत की तरह रहते हैं। तो देखो एक ज़माना था जब देहात और जंगल के पशुओं के साथ अपनी आत्मीयता मैं ज़्यादा महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ में रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देख मुझे धन्यता महसूस होती थी। तो देखो लेखक क्या बोलते हैं कि एक ज़माना था जब देहात और जंगल के पशुओं के साथ मैं आत्मीयता महसूस करता था। जब वो सिंहगढ़ रहते थे तब पक्षी उनको अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास दिखाते थे। तो पक्षी उनको देखते थे तो पक्षी उनके कंधों पर बैठते थे, उनके आजू बाजू में घूमते थे, क्योंकि उनको मालूम था ये आदमी हमसे कुछ नहीं करने वाला, ये आदमी कैसा है, पशु प्रेमी है ना, हैवानियत नहीं है, ये उनको अनुभव होता था। इसलिए वो बिंदास उनके आजू बाजू में घूम फिरते थे। देखो आपको चित्र में भी दिखाई देता है। देखो आगे, देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, से झरने बहते हैं है ना, तो हमें इस प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। तो देखो हिमालय में
कभी कभी नाटे बने हुए मनुष्यों और जानवरों को देखकर दुख होता है और उनका सारा विषम जीवन क्रम मेरी नज़र के सामने से गुजरता है। विषम यानी असमान। लेकिन यह तो जब तक उनको देखता हूँ तब तक ही, बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है। और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं बल्कि शताब्दियों से गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने गया था। वे प्रसंग किसी तरह भुलाए नहीं जा सकते। हजारों साल का उनका चरित्र समझने का प्रयत्न करते मुझे मुश्किल नहीं होती और वह अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की मदद से उनकी जन्म कथा के साथ मैं भी समरस होता था। तो क्या बोलते, हिमालय में कभी कभी नाटे बने हुए मनुष्य और जानवरों को देखकर उनको दुख होता था। उनका विषम जीवन क्रम देखकर उनको लगता था कि उनका जीवन कैसा है। बाकी समय तो वो पेड़ पत्तों से और उनके बीच रास्ता निकालने से ही उनका जाता था। वो बोलते हैं कि मेरा जीवन वर्षों की गिनती नहीं बल्कि शताब्दियों से मैं ऐसे ही करता आ रहा हूँ। वह एक देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने जाते हैं तो वहाँ का प्रसंग वो भूल के भी नहीं भुला पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ देखा कि पत्थरों को हाथ में लेते भूगर्भ विद्या की मदद से उनकी जन्म कथा जानने वाले बहुत से लोग थे। भूगर्भ विद्या यानी भूगोल के विषय में जानकारी लेने वाले लोग, तो पत्थरों को जानकारी लेने वाले लोग बहुत से थे। फिर लेखक भी उनके साथ समरस हो जाते थे। 5-7 हजार फुट ऊंचाई पर मसूरी जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी है। कभी कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की घंटी लाकर जाते हुए देख मुझे ऐसा लगा है कि पक्षी होकर नहीं लेकिन बादल होकर इन शिखरों में मैं व्योम विहार जरूर करूं। व्योम विहार यानी आकाश में विहार। इन चिर हिमशिखरों में और उन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसलिए उनके दर्शन को तरसता हूँ। ये बादल देखते ही देखने अपना स्वरूप और अपना गठन भी बदलते हैं। बादल आगे पीछे ऊपर नीचे दसों दिशा में दौड़ते हैं, फूलते हैं और पिघल जाते हैं। क्षण में श्वेत, क्षण में श्याम और क्षण में वर्णविहीन। ये बादल कहते हैं परिवर्तन से न अकुलाना, अकुलाना यानी घबराना हमारा व्रत है। परिवर्तन का आनंद लेना और बाद में उससे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और उन्होंने हमें नक्शिकांत भिगो दिया। तो देखो यह क्या बताया है कि लेखक बोलते हैं हिमालय में कभी कभी नाटे मनुष्य और जानवरों को देखकर लेखक को दुख होता था और उनका सारा विषम जीवन क्रम लेखक की नज़र के सामने से गुजरता था, है ना। फिर वो 5-7 हजार फुट ऊंचाई मैसूरी जाने के बाद उनको लगता है कि यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल ही उनके समकक्षी है। इन्हीं वादियों में पक्षियों को घाटी लांघते देखकर लेखक की इच्छा होती है कि वे भी बादल बनकर इसी तरह व्योम विहार करें। लेखक को क्या लगता है, मैं भी बादल बनकर इस आकाश में मुक्त फिरूं, है ना। फिर ये कहते कहते बादल बारिश बन गए और वो नक्शिकांत भीग गए। तो देखो यह इस चित्र में दिखता है ना बादल। तो ये देखो हमारी सृष्टि इतनी सुंदर है, तो इस सृष्टि से हमें क्या करना है, प्रेम करना है। प्रकृति के कण कण का मनुष्य ऋणी है। जीवन की अंतिम सांस तक प्रकृति हमारा साथ निभाती है। अंततः हमें प्राकृतिक उपादानों के साथ खिलवाड़ या उन्हें नष्ट करने का कोई उपक्रम नहीं करना चाहिए। तो देखो ऐसे ये पाठ था प्रकृति का सानिध्य। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये पाठ था काका कालेर का। धन्यवाद बच्चों।